हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम जिसमें कि हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। और इस सीरीज में हम लगातार नए नए लोगों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपसे बातचीत करके आपको ये समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना जरूरी है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में निवेश के तरीके समझाते हैं और म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसे मेजर करना चाहिए, किस तरीके से उसे मॉनिटर करना चाहिए या कैसे चूज करने चाहिए म्यूचुअल फंड, कैसे स्टार्ट करें उसमें अगर एसआईपी कोई शुरू करना चाहता है तो इन सब पर हम बातचीत करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से। ये उसमें हमारा 6th एपिसोड है जिसमें कि हम आज बातचीत करेंगे कि कैसे आप ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को और आपके लिए ये कितना जरूरी हो सकता है। इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हर्षित विश्वकर्मा, फाउंडर एंड डायरेक्टर वेल्थ विजडम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोहिनी जी। जी, तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं अब बेसिक क्वेश्चन से कि अगर किसी को इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी हो म्यूचुअल फंड में तो कैसे कर सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। जैसा हम लोग बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो किसी भी इंडिविजुअल के लिए जर्नी शुरू होती है पहले अर्निंग, फिर सेविंग्स, देन इन्वेस्टमेंट्स। मैं बेसिक चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आके और सिर्फ एक अच्छा हाई रिटर्न फंड पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग द नेगेटिव रिटर्न्स हम्म। हम उसको थोड़ा सा बचने के लिए ज़रूरी है। तो पहली चीज, आपको जब भी शुरुआत कर रहे हैं तो पहली चीज आपके पास कुछ चीजें जरूरी होना चाहिए ताकि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसको हम के लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो फर्स्ट थिंग हम्म। इज, आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रेडी करें बिफोर इन्वेस्ट। हम्म। 6 से 9 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड जो कि लिक्विड हो, वो आप बैंक एफडी में भी रख सकते हैं या म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम्स में भी रख सकते हैं। जी। में आपके लोन्स की ईएमआई भी शामिल हो जाती है। आप इनको इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, पहली चीज़। इसके बाद आपको लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर लाइफ कवर जो आपकी अर्निंग के हिसाब से, एनुअल इनकम के हिसाब से यू कैन टेक अ प्रॉपर लाइफ कवर। एक आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसीज ताकि आपका पोर्टफोलियो से विड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा, आपके हम्म। पास पर्सनल एक्सीडेंट कवर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और ऐसी किसी रीजन के कारण अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आपको वहां से कवर पूरा कर देती है। तो ये तो बेसिक रिस्क कवर की बातें हो गई। अगर आपके पास ये चीजें बेसिक हैं तो अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बार बार डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपके पास वो सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं फॉर एनी इमरजेंसीज। हम्म। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कैसे चाहिए, तो मैं फंड सिलेक्शन कैसे करूं कि मेरे लिए क्या प्रोडक्ट ठीक है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में सिर्फ इक्विटी और डेट ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, रियल एस्टेट भी है जो रीट के फॉर्म में है, कमोडिटीज भी हैं। हम्म। सो एक बहुत बड़ा असेट क्लासेस या मल्टीपल असेट क्लासेस म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में अवेलेबल है। तो हमें हम्म। पहले ये समझना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी या किस तरह की स्कीम मेरे लिए सूटेबल होगी। मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन देता हूँ जो एक सबसे पहले शुरुआत में अगर आपको करना हो, जैसे हम कहते हैं गोल बेस्ड सेविंग करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम्म। आपके पास बहुत शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 6 महीने से साल भर का अगर मेरा गोल है। सपोज मैं फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना चाहता हूँ या मुझे एक नई कार खरीदनी है, अगले 3 से 6 महीने में मैं डिसाइड करने वाला हूँ या साल भर में मैं डिसाइड करने वाला हूँ। ऐसा अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए आप बेहतर है कि म्यूचुअल फंड्स की अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या फिर आर्बिट्राज फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें, आपके लिए दूसरे फंड्स में ना जाए। और देखिए, ये हम्म। कैटेगरी हमारे रेगुलेटर सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे फंड्स की एक कैटेगरी डिफाइन की हुई है। तो आप कंफर्टेबली डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या कैटेगरी सूट करती है मेरे गोल्स के लिए। तो मैंने बताया 6 से 1 साल के लिए, 6 महीने से 1 साल के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या आर्बिट्राज में कर सकते हैं। 1 से 2 साल का अगर मेरा टाइम होराइजन है किसी भी पर्पस के लिए, जो भी आप जिस पर्पस के लिए भी आप सेव कर रहे हैं, तो उसको आप शॉर्ट टर्म डेट के अंदर पार्क कर सकते हैं पैसे को। हम्म। अगर 2 से 4 साल का अगर मेरा टाइम होराइजन है मेरे किसी भी पर्पस या गोल का, तो आई वुड हम्म। सजेस्ट कि हाइब्रिड स्कीम्स में, डेट हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर बीस हम्म। से 25% इक्विटी का पोर्शन होता है,
बाकी का डेट होता है। तो यहाँ आपकी कैपिटल सेफ्टी भी होती है, आपका एक प्रॉपर एलोकेशन भी बन जाता है और रिटर्न्स आपको बेहतर मिल जाते हैं। अगर 4 से 6 हम्म। साल का अगर आपका पीरियड है तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ ही आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं, जो कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या कमोडिटी में भी पैसा लगाते हैं, ये फंड्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आपका हम्म। होराइजन, किसी भी गोल का होराइजन अगर 6 साल से ज्यादा का है, सपोज बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई या रिटायरमेंट, तब आप एक अच्छे इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। हम्म। ये तो इसमें अंदर 75% आपका इक्विटी होगा, बाकी 35% आपका डेट होगा। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो मार्केट के बारे में या असेट क्लासेस के बारे में ज़्यादा नहीं समझ रखते हैं, ना उनके पास वो समझ है, ना वो टाइम है उसको समझने के लिए। तो ये एक बेसिक गाइडलाइन मेरी तरफ से है। हुँ, बिल्कुल सर, बेसिक क्या, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया है कि कैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं और आपको निवेश करना है, तो कैसे आप अपने अलग-अलग गोल्स के थ्रू निवेश कर सकते हैं। बिकॉज़ यही क्लैरिटी लोगों को चाहिए होती है कि जब हम निवेश के लिए किसी भी चीज़ में आते हैं, तो हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें निवेश करना है, लेकिन जैसे कि मार्केट में हर तरह के फंड्स अवेलेबल हैं, इतने सारे फंड्स में एक नया इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये सब जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हमने ये तो जान लिया कि कैसे गोल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अब एक चीज़ होती है कि कुछ लोगों को, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, मान लीजिए। तो अब थोड़ा-सा उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जिन इन्वेस्टर्स को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है, यानी कि उनको ये पता है कि मार्केट के उतार-चढ़ाव होते हैं और उतार-चढ़ाव के हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें आपके रिटर्न्स आते हैं। तो मान लीजिए मार्केट नीचे है और ऐसे में कोई इन्वेस्टर मार्केट में आना चाहता है, तो क्या वो सही टाइम है, या जब सब कुछ एक अच्छे फेज में चल रहा है वो एक सही वक्त होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई समय सही या गलत नहीं होता है। जब भी हमारे पास पैसा हो, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हुँ। चाहे आपके पास लमसम एक बड़ा अमाउंट हो, या मेरे पास अगर सैलरी इनकम या हर महीने मेरे पास कोई इनकम आती है, तो मैं एसआईपी के फॉर्म में शुरू कर सकता हूँ। तो आप ये देख के मत कीजिए कि बाजार आज बेहतर है या मार्केट ऊपर है या नीचे है, ये देख के मत कीजिए। जब भी आपके पास पैसे हों, आप अपने लिए हुँ, हुँ। इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अपने गोल के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसा कि आपने हुँ। बोला कि ऐसे इन्वेस्टर जो थोड़ी समझ रखते हैं, जो इन चीज़ों को जी। बारे में जानते हैं, थोड़े से एक्सपीरियंसड हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस है, लोग सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे या किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे यही देखते हैं कि कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। हम्म? हुँ। उसका नतीजा ये होता है कि जिस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, हम वहीं पैसा डाल देते हैं। जैसे हम जी। इस साल का एग्जांपल देखें तो पीएसयू फंड्स के अंदर या डिफेंस फंड के अंदर देयर वाज अ फ्रेंजी कि लोग, हर कोई हुँ। वहीं पैसा लगाना चाहता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको वो चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पर असेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मैंने पहले आपको सजेस्ट किया, वहाँ फंड के लेवल पे ही हुँ। असेट एलोकेशन हो जाता है, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं हुँ। करना होता है। लेकिन जो थोड़े जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो थोड़ी चीज़ें समझते हैं, वो अपने एंड पे अपना एक एलोकेशन बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मान लीजिए मेरा एक गोल है जो 10 साल या 12 साल बाद मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को कुछ पैसा इकट्ठा करना है, तो मैं उसके लिए एक मोटा मोटा प्लान कर सकता हूँ कि 70% पैसा मेरा इक्विटी में रहेगा, या 30% पैसा मेरा डेट या गोल्ड साइड, सेफ साइड में रहेगा। तो पोर्टफोलियो का हुँ। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है जो मुझे ग्रोथ देगा, और दूसरा मेरी कैपिटल की सेफ्टी क्रिएट करेगा। इन दो चीज़ों हुँ। के लिए, अब मान लीजिए मैंने 70% पैसा तो मेरा ग्रोथ असेट्स में जाएगा। ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है? अब म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के हिसाब से मैं बात करूं तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, थीमेटिक फंड्स, मल्टीपल तरह के ग्लोबल इक्विटी फंड्स भी अवेलेबल है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रोथ, जो हमको रिटर्न्स देंगे आने वाले समय में। दूसरी पार्ट में कौन सा पार्ट हो गया आपका? गोल्ड हो गया, डेट हो गया, इस तरह के फंड्स हो गए, वो हमारी कैपिटल को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अब ये हुँ। डिसीजन कैसे लें कि मुझे लार्ज कैप में कितना लगाना है, मिड कैप में या स्मॉल कैप में कितना लगाना है? तो मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देता हूँ। मतलब ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है, और इसमें जी। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर एक अपने एंड पे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूँ। तो अगर आप स्मॉल कैप या थीमेटिक कोई फंड, थीमेटिक से मेरा मतलब है या सेक्टर फंड,
कोई फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, या इंफ्रा हो गया, या बैंकिंग हो गया, इस तरह के, या फाइनेंशियल्स हो गया, या टेक्नोलॉजी हो गया, ये थीमेटिक फंड्स कहलाते हैं जो स्पेसिफिक थीम में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो का कभी भी 10 से 15% से ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। ये एक लिमिट है। इसका आप अगर डिसिप्लिन वे में ध्यान रखेंगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। सेकेंड पार्ट आता है इसके बाद आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी आप 15 से 20% का ही एलोकेशन लें, क्योंकि ये भी थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं, लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं, काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन उसके कारण हम 15 से 20% वहाँ रख सकते हैं। एक मेजर पोर्शन आपको जहाँ रखना चाहिए वो है आपका मिड कैप। मिड कैप एक बहुत अच्छा स्पेस है, जैसे सेबी ने डिफाइन किया हुआ है कि जो टॉप 100 स्टॉक है, नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो लार्ज कैप में कैटेगराइज्ड है। 101 से हम्म। 250 जो स्टॉक्स है वो मिड कैप, और 250 के बाद के स्टॉक स्मॉल कैप में। और ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है और एमफी इसके ऊपर नई लिस्ट जारी करता है। तो कोई भी अगर मेरा मिड कैप म्यूचुअल फंड अगर मैंने लिया है तो वो एक टॉप 150 कंपनीज आफ्टर 100 कंपनीज में ही पैसा लगाएगा, जहां पर कंपनीज की ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं, वॉलेटिलिटी भी हम्म। कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, और रिटर्न्स के चांसेस बेटर है। तो यहाँ पे आप 30 से 40% पैसा आप लगा सकते हैं। हम्म। लार्ज कैप में आप बहुत बड़ा नहीं, लेकिन 15 से 20% का आप लार्ज कैप में भी एलोकेशन ले सकते हैं। लार्ज कैप में मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में देखिए बहुत बड़ी जब कंपनीज हो जाती हैं तो उनके ग्रोथ के एक लिमिट होती है। मतलब आप एचडीएफसी बैंक को ये नहीं कह सकते उसका बिजनेस यहाँ से डबल हो जाएगा, या इंडियन हम्म। यहाँ से 4 गुना हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत हम्म। कम है। दे विल ग्रो एट ए स्टडी पेस, कंफर्ट देंगे, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, एक ग्रोथ के साथ देंगे, लेकिन 12-15% की ग्रोथ कंफर्टेबली मिलती है। तो ये हो गया आपका इस पार्ट पे। अब रिटर्न एक्सपेक्टेशन मुझे पोर्टफोलियो पे कैसे करनी है, ये आप थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको आइडिया दे सकता हूँ, प्लीज प्लीज। जी सर, बिल्कुल। रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक्चुअली मुझे लगता है लोगों की ज़्यादा बड़ी वो रहती है, क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जब लोग पुराने रिटर्न देखते हैं तो उसे देख के पोर्टफोलियो एक नए-नए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, जबकि पुराने रिटर्न देख के नए रिटर्न एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी जी। तो देखिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम जिस कंट्री में भी हम पैसा लगा रहे हैं तो बहुत बहुत बेसिक सा एक रूल है इसका, कि जिस कंट्री का जो हमारा इन्फ्लेशन है, सपोज अगर इंडिया का इन्फ्लेशन 6% के आसपास रहता है, तो आपके डेट फंड्स के या जो सेफ फंड्स हैं उनके रिटर्न 6% के आसपास ही आएंगे। एक, हुँ। अगर आप इक्विटी फंड्स की रिटर्न्स की बात करेंगे, इक्विटी मतलब जिनको आप इंडेक्स लेवल निफ्टी या सेंसेक्स के रिटर्न्स की बात करेंगे, तो आपका इन्फ्लेशन प्लस जो जीडीपी की ग्रोथ है, अगर 6% 7% से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी मतलब 12% के रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस आप इक्विटी साइड से कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं मिड कैप में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं अगर थोड़ी सी रिस्क बढ़ा रहा हूँ तो मैं 2% का रिस्क प्रीमियम ऐड कर लूंगा, तो मिड कैप से आप हुँ। 14% की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप थीमेटिक या स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो आप 16% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक गाइडलाइन कि आपको रिटर्न्स की उम्मीद क्या करना चाहिए। एब्रेशंस के पीरियड आएंगे जब मार्केट हो सकता है आपको 30% 40% के रिटर्न दिखाए, लेकिन वो 1 1.5 साल 2 साल का ही पीरियड होता है। उसके बाद के डल पीरियड में एवरेज रिटर्न जब हम 5 10 साल की बात करते हैं तो रिटर्न्स हमारे ऑन एन एवरेज इन्हीं के आसपास ही आएंगे। हुँ, बिल्कुल सर। रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ऑफ अब तक लोगों को रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी शायद, जी इसीलिए मार्केट में इतनी ज़्यादा हम वो देख रहे थे, और अब जो अच्छी खासी करेक्शन देखी है, शायद उसके बाद रिटर्न एक्सपेक्टेशन लोगों की थोड़ी उसमें आ जाएँ, लिमिट में हो जाएँ। जी चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं हम। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से अपना निवेश प्लान करना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो टूल्स होते हैं और रिसोर्सेज़ होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के, वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके ज़रिए, जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, वो कैसे अपनी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, किन टूल्स और मेजर्स के ज़रिए? देखिए मैंने अभी आपको जो शुरुआत में बताया कि आपके पास कैटेगरी मैंने आपको बताई है किस कैटेगरी में आप पैसा लगा सकते हैं। अब मेरे हुँ। पास जैसा आपने सवाल पूछा कि अब उसमें कौन सी स्कीम मेरे लिए बेहतर रहेगी, बिकॉज 50 के करीब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, सबकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं, तो उसमें से कौन सी स्कीम मेरे लिए बेहतर रहेगी। तो पहला तो बेसिक प्राइम पैरामीटर तो आपका रिटर्न्स ही है जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके
जो भी दर्शक हैं कि अगर हम इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स देख रहे हैं तो आप कम से कम 5 साल के रिटर्न्स देखें, क्योंकि जब हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो हमको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ही देखना चाहिए। मैं उनके 1 साल या 6 महीने के रिटर्न्स देख के पैसा ना लगाएं, पहली चीज़। तो अगर 5 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे सपोज मेरे पास टॉप 5 में कंपनीज मेरे पास या स्कीम मेरे सामने दिखती हैं, अब उसमें से आप क्या चूज करेंगे? मान लीजिए देर इज अ स्कीम A, B and C जिनके 5 साल के रिटर्न्स लगभग बराबर है, लेकिन मेरे लिए कौन सा बेहतर है? तो उन 3 स्कीम्स में से अगर आपको चुनना है तो एक शार्प रेशो होता है जो बेसिकली हर म्यूचुअल फंड कंपनी की फैक्ट शीट में पब्लिश होता है। आप उस हम्म। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की साइट पे भी जाके देख सकते हैं, या बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये डेटा अवेलेबल रहता है, या एमफी की साइट पे भी जाके आप ये डेटा चेक कर सकते हैं कि उनका शार्प रेशो क्या होता है। शार्प रेशो क्या होता है? जी। बेसिकली कि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर ने उसने वो रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना रिस्क या कितनी वॉलिटिलिटी फंड के अंदर आई है। तो जिसका शार्प हम्म। रेशो बेटर होगा उस फंड ने उतनी ही कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर मेरे पास A, B, C फंड्स हैं और एक का शार्प रेशो 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, जबकि रिटर्न सबके सेम है, तो बेहतर है कि जिस फंड का शार्प रेशो ज़्यादा है, मतलब 4 है, मैं उसमें पैसा लगा सकता हूँ आसान तरीके से। ये हो गया स्कीम सिलेक्शन का। मेरे पास कैटेगरी है, कैटेगरी में मुझे स्कीम सिलेक्शन करनी है तो मैं इस बेसिस पे कर सकता हूँ। अब इस पोर्टफोलियो को ट्रैक कैसे करना है मेरे को? भाई पैसा मैंने लगा दिया है, अलग अलग जगह मेरा पैसा लग गया है, हम्म। अब मैं उसको ट्रैक कैसे करूँ? देखिए, इसके लिए भी एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको MF सेंट्रल बोलते हैं, जो कैम्स और के फिनटेक का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के एक जगह पे आप देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपने चाहे SIP के थ्रू पैसा लगाया हो, चाहे लमसम लगाया हो, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए ओपन है, और ये एक मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए एक सुविधा दी गई है कि आप वहाँ पे जाके अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप चाहें तो अपने नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जैसे नॉमिनेशन या ट्रांसमिशन वाला काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक जगह, हम्म। और वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दिख जाएंगी। एलोकेशन कैसा है मेरा, इक्विटी डेट का एलोकेशन कैसा है, AMC वाइज एलोकेशन कैसा है। बहुत अच्छा, सुंदर और सरल तरीका है मैनेज करने का। दूसरी चीज़ है, आप अगर मुझे कोई फंड चुनना है या मुझे पता करना है उसके बारे में, तो एक इंडस्ट्री बॉडी की ही एक साइट है, म्यूचुअल फंड सही है, जिसका एक बहुत बड़ा कैंपेन रेगुलरली चलता है। हम्म। तो म्यूचुअल जी। फंड सही है .com पे जाके भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं या फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और जहाँ पे कोई भी डेटा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, बिकॉज वो इंडस्ट्री की तरफ। हम्म। सो हम्म। दैट्स अ बेसिक टूल्स दैट यू कैन यूज। बिल्कुल सर, एक्चुअली आजकल सही इन्फॉर्मेशन निकालना सबसे मुश्किल काम है और यही शायद व्यूअर्स को जानना चाहिए कि जिस चीज़ में वो निवेश कर रहे हैं, जिस चीज़ में उनका पैसा इन्वॉल्व है, जिस चीज़ में उनकी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वॉल्व होने जा रही है, उसके लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन सही जगह से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम फिर इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम पे इतने लोग देख रहे थे जो लोगों को अलग-अलग तरीके के रिटर्न्स का लालच देकर उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे थे, जबकि वो बहुत गलत तरीका है। उसपे तो ख़ैर अब सेबी भी एक्शन ले चुका है। लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बता दी हैं, जिन पे जाकर वो अच्छी तरीके से परफ़ॉर्मेंस और वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। सर, एक सवाल ये कि जब हम निवेश करते हैं तो हमारा जब पोर्टफ़ोलियो बन जाता है, तो उसे पोर्टफ़ोलियो को रिव्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है और उसे रीबैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है? रिव्यू करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए किसी आपने फंड मैनेजर या किसी स्कीम में जब आपने पैसा लगाया है, तो वो स्कीम आपके के जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। देखिए, मीडिया में आपने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी होंगी, आप इन्वेस्टर्स भी देखते होंगे कि बहुत सारे फंड्स हैं, आप 45% फंड, 50% फंड्स आर नॉट बीटिंग द बेंचमार्क, इस तरह की खबरें आती हैं। वो हुँ। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस पे डिबेट भी काफ़ी सारी होती है। तो एक तो उस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। कई बार हो सकता है उस AMC के अंदर कोई इशू हो, या जो स्पेसिफिक फंड मैनेजर था उसने जॉब छोड़ दिया हो, उसकी जगह कोई और आ गया हो। क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़, अल्टीमेटली एक ह्यूमन होता है पीछे जो पैसा मैनेज कर रहा होता है आपका,
या हो सकता है उस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल फंड सिलेक्शन या स्कीम या स्टॉक सिलेक्शन का तरीका उस समय काम नहीं कर रहा है जब आपको रिटर्न चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि फंड की अंडर परफॉर्मेंस हो, काफ़ी रीजंस हैं उसके लिए। तो एक तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो मैंने बताया है कि लार्ज कैप से कितना, मिड कैप से, अगर उसके आसपास मेरे रिटर्न्स हैं तो हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हमेशा होगा ही, है ना, पहली हम्म। चीज। तो इसलिए रिव्यू करना ज़रूरी है। आप पोर्टफोलियो, चूंकि पैसा मेरा है तो मुझे मेरे पैसे का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि साल में कम से कम 2 बार तो रिव्यू कर लें, डेली ना करें। डेली करेंगे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एनएवी रोज ऊपर नीचे होती है, लेकिन साल में 2 बार रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू के पीछे आपके इंडिविजुअल रीजंस भी हो सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हो सकता है एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा था। अब नेक्स्ट ईयर या 6 महीने बाद या कुछ समय बाद कोई नए डेवलपमेंट हो गए, एक और बेबी घर में आ गया है, तो आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। या हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया हो, आपकी हम्म। अर्निंग्स बढ़ गई हो, खर्चे आपके लिमिटेड वैसे ही थे जितने पहले थे। तो अब आप रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं, आई कैन पुट इन मोर मनी, तो मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, 70% इक्विटी की बजाय 80% इक्विटी कर सकता हूँ। तो आपके भी एंड पे कुछ रीजंस हो सकते हैं और कुछ फंड के एंड पे भी रीजंस हो सकते हैं। तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो को। अब जहाँ तक बात हुई रीबैलेंसिंग की, रीबैलेंसिंग किसको कहते हैं? सपोज जैसे मैंने कहा हम्म। कि 70% इक्विटी और 30% डेट या गोल्ड का मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन आने वाले समय में उनके रिटर्न्स सेम तो नहीं हो सकते, ये तो तय बात है। हो सकता है इक्विटी ज़्यादा करे या हो सकता है इक्विटी गोल्ड ज़्यादा करे या दोनों में से कोई एक कम करे कोई ज़्यादा करे। तो ऑब्वियसली मेरे जो 70 रुपये हैं वो अलग रेट से ग्रो करेंगे और जो 30 रुपया है मेरा वो अलग रेट से ग्रो करेगा। तो अगर मेरे बिल्कुल। पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा का मिसमैच या डेविएशन आ जाता है, मान लीजिए 70 का मेरा 75 हो जाता है या 80 हो जाता है और हम्म। मेरा 30 का 30 ही रहता है, तब मुझे उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेना चाहिए। मतलब मैं वापस उसको 70-30 पे ही लेके आ जाऊं, या जो भी आपने एलोकेशन डिसाइड किया है अपने लिए, आप उस एलोकेशन पे वापस ले आए। तो जब भी 5% का डेविएशन हो तभी चेंज करें, 1-2% पे बार बार नहीं करें, क्योंकि टैक्स के इंसिडेंसेस आएंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, आपका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 5% इज गुड इनफ, और बहुत आसानी से चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, लेकिन 5% का है तभी चेंज करें। तो रीबैलेंसिंग करना जरूरी है। रीबैलेंसिंग से फायदा क्या होता है? भाई जैसे सभी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बाय लो सेल हाई, तभी पैसा बनता हम्म। है। मैं सस्ते में खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा। तो जो आपका रीबैलेंसिंग है वो बेसिकली आपको वही करवा रहा है। क्योंकि अगर आपने 70 रुपये में कोई चीज़ ली है, मैं उसको अगर एक ही एसेट मान लूँ, 70 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, वो बढ़ के 80 हो गई है, मैंने लो पे खरीदा था, और वो एक लेवल पे आ गई है, एक हाई लेवल पे आ गई है, जबकि जो 30 की थी वो 30 की वहीं पर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मैंने 70 की चीज़ को मैंने 10 रुपये वहां से बुक करे, और मैंने वापस वो पैसा 30 रुपये वाले में एलोकेट कर दिया, मैंने वहां पे और सस्ते में और बाय कर लिया, क्योंकि वो भी तो हम्म। कहीं ना कहीं चलेगा। तो मैं हमेशा नीचे खरीद रहा हूँ, ऊपर बेच रहा हूँ, और वापस जो असेट सस्ता है मैंने उसमें वहां वापस पैसा लगा दिया। तो जो बाय लो एंड सेल हाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है रीबैलेंसिंग में, अगर आप समय पे रीबैलेंसिंग कर पाते हैं तो। जी, बिल्कुल सर। मुझे लगता है ओवरऑल सारे सवालों के जवाब आप दे चुके हैं बिकॉज़ ऑफ हमने जो डिस्कशन किया उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो निवेशकों को सुनने की ज़रूरत है और बहुत ही नॉलेजेबल डिस्कशन मैं इसे कहूँगी बिकॉज़ ऑफ वो वेबसाइट्स, वो तरीके आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के हों या फिर डेटा इन्फॉर्मेशन को जानने के हों, जो सर ने अभी बताए वो बहुत ऑथेंटिक तरीके बताए और बहुत वो तरीके बताए जिनमें डेटा डिस्टॉर्टेड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका पैसा है, जैसे सर ने कहा हमारा पैसा है तो ख्याल भी हम ही रखेंगे, तो आपका पैसा है ख्याल भी आप ही रखेंगे, तो उसको चेक भी करना ज़रूरी है, रीबैलेंस भी करना ज़रूरी है और इसके साथ ही सही इन्फॉर्मेशन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी।
तो मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि ये एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए और इस एपिसोड में जो भी बातें हुई हैं, वो आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप निवेश की जर्नी शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, तब भी। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए और हमें अपने सवाल भी भेजिए ताकि हम अगले एपिसोड्स में उन सवालों को भी शामिल कर सकें। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहें जागरण बिज़नेस और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।